तो बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि आया था 1973 में। इसको हम एक स्टोरी की तरीके से जानते हैं। जब देश आजाद हुआ तो उस समय इंडिया के सारे स्टेट अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक दशाओं को सुधारने के लिए उसमें जो उनके लॉ एग्जिस्ट करते थे उनमें चेंजेस लेकर आए। इसी तरीके से जो केरल गवर्नमेंट थी उसने अपने जमींदारी जो उसके जमींदारी एक्ट्स थे, ठीक है, और उसके साथ जो लैंड ओनरशिप थी, और जो उसके टेनेंसी लॉज थे, इनमें चेंजेस करते हुए एक एक्ट पास किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963। अब ये जो एक्ट था ये क्या करता था, सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनका राइट था प्रॉपर्टी का, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता था। मतलब एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक सीमा तक की प्रॉपर्टी सिटीजन्स के पास रहेगी और उसके बाद की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब इसी एक्ट के चलते हुए एक धार्मिक संस्था एडनीर मत की जो प्रॉपर्टी थी वो भी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, जिससे क्या हुआ, उनके फंड कम होने लगे, उनका जो कार्य था वो भी सही ढंग से नहीं चल पाया। तब जो एडनीर मठ के हेड थे आपके केशवानंद भारती, इन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बोला कि भैया जो हमारा राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड मैनेज द प्रॉपर्टी है, ये जो एक्ट है लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये उस पर क्या लगा रहा है, ये उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इससे हमारे कौन कौन से आर्टिकल वॉयलेट, जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, वो वॉयलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 1F, आर्टिकल 25 एंड 26। ये क्या कर रहा है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में और भी केसेस चल रहे थे, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन का केस। कौन सा बैंक, माधवराव सिंधिया का केस, माधवराव सिंधिया का केस, और उसी के साथ आपका गोलकनाथ का केस। और इस टाइम इंडिया की दो पार्टीज वो पावर ऑफ स्ट्रगल में थी। अब भाई ये दो पार्टीज कौन सी थी, एक तरफ पार्लियामेंट, एक तरफ आपका सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट का कहना ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एरिया में अमेंड कर सकते हैं, उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो अनलिमिटेड थे। लेकिन इससे जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वो अग्री नहीं था। इसी के बाद आपका आया गोलकनाथ का केस, जो उस टाइम पे चल रहा था। उसमें क्या हुआ, 11 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें उन्होंने ये जजमेंट दिया कि भैया पार्लियामेंट के पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो अनलिमिटेड नहीं है। वो एफआर को क्या नहीं कर सकते, एफआर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसी के बाद जो पार्लियामेंट थी अपनी पावर को वापस पाने के लिए उन्होंने 3 अमेंडमेंट लेकर आए। कौन कौन से अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट। अब भैया ये जो 24th अमेंडमेंट था वो कहता था कि भैया पार्लियामेंट के पास पूरी जो है वो अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। 25th ये कहता था जो राइट टू प्रॉपर्टी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता था कि भैया ये जो आपकी गवर्नमेंट है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है फॉर द पब्लिक यूज। और अगर इसमें कोई कंपनसेशन होगा तो ये डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट, ना कि जुडिशरी। ठीक है, उसके साथ आपका 29th अमेंडमेंट आया कि ये जो भैया लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, आपका लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, 9th शेड्यूल में। अब 9th शेड्यूल में डालने का ये मतलब है कि कोई भी एक्ट जिसको 9th शेड्यूल के अंडर डाल दिया जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, मतलब उसके बारे में कोर्ट के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या भैया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एरिया को
अमेंड कर सकती है या एफआर को अमेंड कर सकती है? अगर कर सकती है तो टिल व्हाट एक्सटेंट? तो इसी के साथ केशवानंद भारती की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजेस की बेंच, 13 जजेस की बेंच, जिसमें 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया गया। अब इसमें सबसे पहले हम पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के क्वेश्चन और आंसर्स को समझेंगे। पिटिशनर का पहला जो कहना था वो ये कहना था कि भैया पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो लिमिटेड है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। अब रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि भाई पार्लियामेंट के पास जो पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, तभी वो अपने स्टेट के सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को देख सकता है। अब इसके बाद आया भैया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब इसने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए गोलकनाथ के केस को क्या किया, रिव्यू किया। इसमें जो गोलकनाथ के केस में बोला था कि भैया जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती या एफआर को अमेंड नहीं कर सकती, इसको ओवर रूल किया। इसको क्या किया, इसको ओवर रूल किया और ये बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है या एफआर को अमेंड कर सकती है। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कर सकती है पार्लियामेंट अमेंड तो टिल व्हाट एक्सटेंट? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो आपका पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एरिया में अमेंड कर सकती है, एफआर में अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक फीचर्स को वॉयलेट किए बगैर, बेसिक फीचर को वॉयलेट किए बगैर, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा में क्या क्या आता है वो हम समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है आपका फेडरलिज्म, या भाई आपका जो इंडिया है वो एक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, या फिर आपका जो इंडिया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको प्रेसिडेंशियल पावर नहीं दी जा सकती। उसके साथ ही साथ आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट में क्या क्या आएगा ये केस टू केस क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी। तो ये था पूरा आपका केशवानंद भारती का जजमेंट, जिसका निर्णय आया आपका 24 अप्रैल 1973 को, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने केसेस की इसमें क्या की गई, इतने केसेस का रिलेशन बताया गया, साथ ही साथ 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। तो इसी के साथ ये जो केशवानंद भारती था ये लार्जेस्ट जजमेंट कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका लार्जेस्ट जजमेंट, जिसमें 70 से ज्यादा कंट्रीज के, 17 से ज्यादा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, कंपेयर किया गया, जिसका जजमेंट भी सबसे बड़ा है 703 पेजेस में, 703 पेजेस में इसका जजमेंट डिफाइन किया गया है। तो ये थे केशवानंद भारती के पूरे पॉइंट्स, होप सो आपको क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक चार्ट के साथ नॉर्मल हम समझ लेते हैं इसको कि इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हुई। फिर से रिवीजन कि भाई इसमें क्या आया, सबसे पहला केस आया था शंकरी प्रसाद का और सज्जन सिंह का केस, जो कि आया था 1951 में, 1965 में। इसमें क्या कहा था पार्लियामेंट ने कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग एफआर। इन दोनों केस में यही कहा गया कि भैया पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एफआर और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एरिया को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गोलकनाथ का केस 1967 में। उसमें क्या कहा गया कि भैया जो पार्लियामेंट थी आर्टिकल 368 के अंडर डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर नहीं, इसलिए वो भैया एफआर को नहीं कर सकती है अमेंड।
उसके बाद आता है आपका 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि भैया 24th अमेंडमेंट में क्या था, पार्लियामेंट को एकदम ज्यादा पावर दे दी गई और जो आपकी न्यायपालिका की जो पावर थी उसको सीमित कर दिया गया। उसी के साथ साथ 25th अमेंडमेंट में क्या कहा गया, 25th अमेंडमेंट में कहा गया कि भाई जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टीज है, जो एफआरस है, उनमें भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया जा सकता है। और उसी के साथ आया 29th अमेंडमेंट, जिसमें 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था लैंड रिफॉर्म एक्ट को। तो इन सारी चीजों की चर्चा किसमें हुई, 1973 के केशवानंद भारती के केस में, जिससे क्या आया, आपका इवोल्युएट हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अभी केशवानंद भारती के होप सो आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट मिस आउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं।